वालेकुम बच्चों। तो आज मैं एक्सरसाइज 1.3 नाइन्थ क्लास मैथ की पीटीबी की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है आई है मार्केट में, इसकी एक्सरसाइज 1.3 इसका मैं कंप्लीट सोल्यूशन करवाऊंगी। अच्छा बच्चों, इससे पहले हमने इस चैप्टर की 1.1 भी कंप्लीट कर ली है, 1.2 भी कंप्लीट कर ली है। आज के इस लेक्चर में हम 1.3 को कंप्लीट करेंगे स्टार्ट से एंड तक, जितने भी क्वेश्चन हैं। आई थिंक सो 9 टोटल क्वेश्चंस हैं। हम इनको स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पर अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 1.3 में देखिए बच्चों, आसान सी एक्सरसाइज है, वर्ड्स प्रॉब्लम टाइम। इसमें इस तरह के क्वेश्चन होंगे स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, तो हमने एक एक वैयन उनकी बनाते हुए उनको हल कर लेना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें एक आ गया है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। कोई से 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स लेने हैं, उनका सम कितना है 42 है, और वो 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स कौन से होंगे उनको हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स कौन से हैं। तो मैं स्टार्ट में लेट कर लूँगी। लेट पहला इंटीजर x, दूसरा x+1, फिर इसके बाद क्या होगा x+2 होगा। मतलब एक तरतीब से नंबर्स को लेट करना है। अगर मैं इससे अगला देखूं कंसेक्टिव इंटीजर, तो वो x+3 होगा, फिर x+4 होगा, फिर x+5 होगा, इस तरह से। लेकिन हमने 3 लेट करने थे, इस वजह से मैंने इन तीनों को लेट कर लिया। x+1 x+2 आर 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, आर 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। तो स्टार्ट में बच्चों हम इस तरह से लेट कर लेंगे कि ये 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। इस कंडीशन को देखते हुए हम इन तीनों इंटीजर्स को सम कर देंगे और इनका सम किसके इक्वल है 42 के इक्वल है। वहाँ से हम x फाइंड कर लेंगे, वो x हम इन तीनों के अंदर पुट करेंगे तो ये हमारे पास 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आ जाएंगे। ये यहाँ पे x 3 दफ़ा है तो 3x आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 42 हो जाएगा। इस तरह से मैंने इनको ऐड कर लिया है। अब 3 प्लस है, पॉजिटिव नंबर है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दूसरी साइड पे जब वैल्यू जाती है तो साइन चेंज हो जाता है। अब हम 42 में से अगर 3 को माइनस कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 39। क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। कटिंग कर सकते हैं हम 3 के टेबल में। देखिए यहाँ पे 3 1s आर 3, 3 3s आर 9। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। लेकिन हमने 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स फाइंड करने थे जो हमने शुरू में लेट किए थे। एक x था, दूसरा x+1 था, और तीसरा था x+2। इसके अंदर पुट कर देते हैं। x तो 13 रहेगा, यहाँ पे x की जगह पे 13 + 1 पुट करें तो 14। यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे 13, 13 + 2 तो इसका आंसर आ जाएगा 15। तो इस तरह से ये 3 कंसेक्टिव नंबर्स आ जाएंगे 13, 14 और 15। इन तीनों का सम अगर आप लोग चेक करें तो वो 42 ही बनता है। तो ये वो 3 नंबर्स थे जो हमने फाइंड करने थे। ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसको बच्चों हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो नेक्स्ट देखें बच्चों, एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक आ गया है द डायग्राम शोज डैट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक इसके अंदर एक राइट ट्रायंगल, एक डायग्राम दी गई है ABC। देखिए हम साथ साथ इसको भी देखते हैं। ये एक ट्रायंगल ABC क्वेश्चन के अंदर बताई गई है। इसमें जो AC साइड है ना, इसकी AC साइड वो √3 + √5। AC ये वाली साइड भी बता दी गई है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया भी बता दिया गया है, 1 + √5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेंथ ऑफ AB, ये जो AB वाली ये लेंथ है ये फाइंड करनी है, जो किस फॉर्म में क्वेश्चन के अंदर इस तरह से ये राइट ट्रायंगल ड्रा भी की गई है, जिसकी बेस यानी कि AC साइड यहाँ पे एक दफ़ा मैं लिख लेती हूँ आगे क्योंकि जगह कम है। नेक्स्ट मैं फिर इसको पुट कर देती हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 + √ ये 15 है, 1/2 बेस AC क्वेश्चन के अंदर मेंशन भी है। AC गिवन है √3 + √5। और ये जो ए बी हाइट है ये हमने फाइंड करनी है। इसको मैंने ए बी ही लिख दिया इस तरह से, क्योंकि ए बी हमने फाइंड करना है। ये 2 इधर डिवाइड है, इस साइड पे ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + √15, और यहाँ पे रह जाएगा √3 + √5, और यहाँ पे ए बी। क्योंकि ए बी ये जो लेंथ है इसकी हाइट है ये फाइंड करनी है हमने, तो मैं यहाँ से ए बी की वैल्यू को अलग कर लेती हूँ। बाकी क्या आ जाएगा 2 × 1 + √15, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई थी ना ए बी के साथ। जब ए बी यहाँ से निकालेंगे तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी।
अब यहाँ पे क्योंकि आंसर जो है वो इस फॉर्म में है a√3 + b√5 बटे में फ्रैक्शन में अंडर रूट नहीं है, तो हमने इसको ख़त्म करना है। 1.1 में भी हम सीख चुके हैं, रैशनलाइज कर देंगे। यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना बटे में, डिवीजन में, इस वैल्यू का हम साइन चेंज करके प्लस है तो माइनस, माइनस हो तो प्लस में कर देते हैं। साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब यहाँ पे ऊपर वाली जो वैल्यू है ना, 2 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 को मैंने इसी तरह लिख लिया। बाकी 1 + √15 को एक दफ़ा मैं 3 से करूँगी और फिर मैं 5 के साथ करूँगी। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं 1 + √15, इसको पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, √3 के साथ, और फिर 1 + √15 और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है √5 से। ये इस फॉर्म में लिखा है ताकि आंसर हम a√3 b√5 फॉर्म में बना सकें। नीचे यहाँ पे a + b a - b a² - b² फार्मूला बन रहा है, तो √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ये इस तरह से फार्मूला बन जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू में इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं करनी, इसको एज इट इज़ ही रहने देना है 2, और इस वैल्यू को मैं इसी तरह लिख लेती हूँ 1 + √15, ये मल्टीप्लाई होगा √3 से, माइनस 1 + √15 और ये मल्टीप्लाई होगा √5 से। और यहाँ पे जब स्क्वायर लेंगे, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, बाकी 3 - 5 रह जाएगा। तो बच्चों जब 3 में से हम 5 को माइनस करेंगे ना, तो -2 आ जाएगा, क्योंकि 5 बड़ी वैल्यू है, उसके साथ माइनस था, इस वजह से माइनस आ चुका है। ये 2 इससे कैंसिल आउट। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये जो नीचे वाला माइनस है ना, ये इसको मैं अंदर देखें इस तरह, यानी कि शुरू में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। और यहाँ पे √3 है, माइनस 1 + √15 है और साथ √5 है। अब नीचे वाला 2 तो ख़त्म हो चुका है, माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस वैल्यू के साथ माइनस और इसके साथ प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके साथ -1 + √15 और यहाँ पे √3 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + √15 और यहाँ पे √5। तो हमारा आंसर आ चुका है। देखें ये सारी वैल्यू जो है, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक a कंसिडर कर सकती हूँ ना, a कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। क्वेश्चन में खुद बताया उन्होंने a और b इंटीजर है, साथ √3 आ गया। तो ये सारी वैल्यू किसकी आ गई, b, और साथ √5 आ गया। तो ये कहा गया था कि जो हमने a b फाइंड करनी है ना, ये जो हाइट फाइंड करनी है, उसका आंसर इस फॉर्म में होना चाहिए। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों देखिए एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 3। अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ, एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड की एक लेंथ ये गिवन है और दूसरी ये है। तो मतलब ये जो पहली वैल्यू है ये लेंथ की है और ये रेक्टेंगल की विड्थ है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है, जो किस फॉर्म में होना चाहिए, a + b √2, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। तो a और b की वैल्यू कोई भी हो सकती है, लेकिन b के साथ √2 का आना ज़रूरी है। इस फॉर्म में आंसर लेके आना है हमने। तो मैंने सिंपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये हमने फाइंड करना है, तो एरिया वाला फार्मूला यूज कर लिया। इस जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज किया था। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो एरिया तो हमने फाइंड करना है, इसको मैं एज इट इज लिख लेती हूँ। और यहाँ पे लेंथ और विड्थ, ये दोनों वैल्यूज रेक्टेंगल की 2 साइड्स गिवन थी, एक लेंथ है और दूसरी विड्थ है। तो लेंथ की जगह पे 2 + √18 पुट कर देंगे और विड्थ की वैल्यू 5 - 4 ओवर √2, यहाँ पे इन वैल्यूज़ को मैंने पुट कर दी। अब सिंपल हमने यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई कर लेना है, पहले 2 को अंदर दोनों के साथ, फिर √18 को दोनों के साथ। तो 2 को करते हैं 5, चले पहले लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 × 4 ओवर √2, फिर √18 को करेंगे, तो मैंने 5 को पहले और फिर √18 को लिख दिया, प्लस माइनस -4 ओवर √2 और यहाँ पे भी √18 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल नेक्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लाई किया है, 5 2s are 10। ये जो नीचे बटे में √2 है, इसको ख़त्म करना है, क्योंकि आंसर हमें इस फॉर्म में चाहिए। एक दफ़ा ये देख लें, a + b √2, नीचे वाले √2 को ख़त्म करने के लिए इस 2 को मैं 2 दफ़ा √2 लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकते हैं, इसकी रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ, या आपने याद रखना है। देखें मैं यहाँ ऊपर थोड़ी सी स्पेस है, इस जगह पे बता देती हूँ। देखें ये 2 है ना, मैंने इसको √2 और √2 लिखा, तो ये क्या बनता है, √2 2 दफ़ा है, तो इसका स्क्वायर इससे कैंसिल आउट, तो 2 ही आता है। मतलब हम 2 को √2 और √2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 मैंने इसी तरह लिख लिया, क्योंकि अब √18 को हमने ख़त्म करना है। यहाँ से देखिए मैं इसको लिख सकती हूँ, 18 को √18 को 9 × 2, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3, और बाकी अंदर √2 रह जाएगा, मतलब 3 √2। तो जहाँ पे आपको 18 नज़र आएगा, वहाँ पे आपने 3 √2 लिख देना है। इस वैल्यू को इसी तरह लिख लेते हैं,
4/√2 और इसको क्या लिख देंगे हम 3/√2 18 की जगह पे, जैसे यहाँ पे लिखा था। दोनों में मैंने इसी तरह चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे 10 इसी तरह, ये 1/√2 इससे कैंसिल आउट, बाकी क्या रह गया, यहाँ पे 4/√2 रह गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 जार, ये 15/√2 हो जाएगा। यहाँ पे √2 कैंसिल आउट और 4 3 जार 12 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखें बिल्कुल आसान हो चुका है, आंसर हमारा आ चुका है। बस एक स्टेप में हमने ये कांस्टेंट को इस कांस्टेंट नंबर में से माइनस और √2 वालों को हल कर लेना है। तो 10 - 12 अगर मैं करूँ तो -2 आएगा। ये भी √2 है, ये भी √2 है, तो 15 में से 4 माइनस करें, बाकी क्या आंसर आएगा 12/√2 आ जाएगा। √2 साथ इसी तरह आ जाएगा। तो आंसर हमारा a + b √2 फॉर्म बन चुकी है। देखिए मैं इसको लिख सकती हूँ a + b/√2 के यहाँ पे a की वैल्यू देखिए क्या है -2 है और b की वैल्यू क्या है 11 और साथ ये वाला √2 इसी तरह आ जाएगा। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमने फाइंड करना था, जिसका आंसर बताया गया था कि इस फॉर्म में आना चाहिए, तो ये इसका आंसर आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। आसान सा क्वेश्चन है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। अब हमें नहीं पता कि वो 2 नंबर्स कौन से हैं जिनका सम 68 है और जिनका डिफरेंस 22 है। सबसे पहले हम वो 2 नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्वेश्चन के अंदर कंडीशन क्या है कि इन दोनों नंबर्स का सम 68 है और इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 22 है। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, दोनों से हमने ये नंबर्स x और y फाइंड करने हैं कि वो नंबर क्या होंगे जिनका सम 68 और जिनका डिफरेंस 22 बनता है। तो सिंपल अब एलिमिनेशन मेथड जो आप लोग 6th 7th 8th में सीखते आए हैं, उसी को हमने यहाँ बच्चों यूज़ कर लेना है। x + y देखें क्या गिवन है 68 और x - y क्या गिवन है 22। यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, ये प्लस माइनस है, कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, x और x 2x हो जाएगा। 68 में 22 ऐड करें तो इसका आंसर आ जाता है 90। क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मजीद हम यहाँ पे इसकी कटिंग अगर करें तो 2 4 ज़ार 8 और 2 5 ज़ार 10, सो x आ गया 45। एक नंबर तो हमें मिल चुका है। दूसरा नंबर y फाइंड करने के लिए इसको 1 या 2 किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। तो मैं इसको 1 में पुट कर रही हूँ, बेशक आप चाहें तो 2 में पुट कर लें, आंसर सेम आएगा। तो ये नंबर 1 क्या थी x + y, तो 45 + y = 68। हमें y की वैल्यू चाहिए, y को इधर रखते हैं, 45 इधर आके माइनस, तो 68 में से 45 जब माइनस करेंगे तो आंसर 23 आ जाएगा। तो ये वो दो नंबर्स थे जो हमने फाइंड करने थे। 45 आ गया x का आंसर और y का 23। अगर इन दोनों नंबर्स को सम करें चेक करने के लिए, तो इन दोनों का सम 68 और माइनस करें तो इनका डिफरेंस 22 ही बनता है। नेक्स्ट देखें बच्चों, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल फार्मूला दिया गया है, फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकालनी है और ये सी हमें बताया गया क्वेश्चन के अंदर, पुट करके हमने इसको हल कर लेना है। स्टार्ट में मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बच्चे क्वेश्चन को देखते हैं हम समझते हैं बहुत ही टफ है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। लाहौर का जो वेदर है वो वार्म है 2024 के मुताबिक, ये क्वेश्चन में कहा गया है। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई। टीवी न्यूज़ वाले जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि लाहौर का टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड है बाय यूजिंग द फार्मूला। अब यहाँ पे देखें डिग्री सेंटीग्रेड में हमें मतलब सी की वैल्यू बता दी गई है। बाय यूजिंग द फार्मूला फाइंड द टेम्परेचर एट फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में फार्मूला, फ़ारेनहाइट स्केल में वैल्यू फाइंड करें टेम्परेचर की। अगर ये ना गिवन होता तो फिर ये था कि आपको फार्मूला याद करना पड़ना था। अब तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो चुका है। सेंटीग्रेड सी जो बताया गया है 48 डिग्री सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट में हमने टेम्परेचर मालूम करना है। फार्मूला भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, फ़ारेनहाइट = 9/5 सेल्सियस पढ़ लें या इसको डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ लें। सेल्सियस होता है, ये फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पे फ़ारेनहाइट में हमने फाइंड करना है तो 9/5 इसी तरह, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है 48 गिवन है +32। अब यहाँ पे सिंपल इसको हमने मल्टीप्लाई करके 5 पे डिवाइड कर देना है। तो मैंने इसको इसी तरह किया, कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई पहले फिर 5 पे डिवाइड, तो आंसर आ गया 86.4। वो एलसीएम वाले चक्कर से बच जाएंगे अगर इस तरह कर लेंगे। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 118.4। डिग्री सेंटीग्रेड लिखने की ज़रूरत नहीं है, फ़ारेनहाइट में है ना, तो इधर वो फ़ारेनहाइट आ चुका है, तो ये इसका आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं।
तो नेक्स्ट देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट में देखें, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72। फादर और सन की एज दोनों का सम कितना है? 72 है। देखिए मैं लेट कर लेती हूँ कि फादर की जो एज, सन की एज है वो x है, जो फादर की एज है वो y है। चलिए पहले इस चीज़ को लिखते हैं। लेट सन एज इज x एंड फादर एज इज y। फादर एज इज y। अब ये देखें क्वेश्चन में कहा गया है कि फादर और सन की एज दोनों का सम कितना है? 72। यहाँ से एक इक्वेशन तो हमें मिल गई। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है वो देखते हैं। ये प्रेजेंट एज है सन की और फादर की, बेशक इसके साथ मेंशन करें इस तरह से, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर इज SENT, लिख लेते हैं। अब देखें दूसरा पार्ट ये है, 6 years अगो द फादर एज वाज 2 times ऑफ द सन। 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो सन की एज का 2 times थी, 2 गुना थी। व्हाट वाज सन एज 6 years अगो, तो फिर बेटे की 6 साल पहले उम्र कितनी थी, ये हमने फाइंड करना है। तो 6 years अगो हम एज लिखते हैं सन की। देखें 6 years, अब क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक 6 years अगो सन्स एज इज, सन एज x है तो 6 साल पहले x में से हम 6 को माइनस कर देंगे। इसी तरह 6 years अगो फादर्स एज क्या होगी? 6 साल पहले जो बाप की एज होगी वो कितनी होगी? लेकिन फादर एज, प्रेजेंट एज y है 6 साल पहले, तो उसमें से y को माइनस कर दें। अब क्वेश्चन में एक और कंडीशन भी दी गई है, गिवन है एज गिवन डैट। अब हम उस कंडीशन को देखते हैं कि ये देखें सन की एज, ये फादर की एज, सन की एज का 2 गुना लें तो फादर की एज के बराबर बनता है। ये क्वेश्चन के अंदर कंडीशन गिवन है कि सन की एज जो है वो 2 गुना है फादर की एज से। तो दूसरी इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x आ जाएगा, 6 2 12, यहाँ पे y -6, y को इस साइड पे ले आएंगे माइनस हो जाएगा, ये -6 था, 12 इधर आके प्लस हो जाएगा। 2x - y, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन से हमने x की, अब देखें क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक एज पूछी गई है, व्हाट वाज द सन एज 6 years अगो, मतलब हमने सिर्फ सन की एज फाइंड करनी है, फादर की नहीं। फाइंड कर सकते हैं, अगर पूछा होता तो फिर हम वो भी फाइंड कर लेते, बट यहाँ पे एक चीज़ पूछी गई है। 2 इक्वेशंस बन गई, x + y = 72 और दूसरी 2x - y = 6। दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट कर देंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये 3x 72 में 6 ऐड करें 78 आ जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x क्या आ जाएगा? 78/3, कटिंग कर दें, 3 2s are 6 और 1 इधर आया और 3 6 are 18। सो x यानी कि सन की एज कितनी आ गई? 26 आ गई। अब 6 years अगो पूछी गई थी ना, ये सन की एज है x, हम यहाँ पे लिख देंगे 6 years अगो एज ऑफ सन इज, 6 साल पहले सन की उम्र कितनी थी? x -6 थी ना, तो 26 में से 6 माइनस कर दें, यानी कि 20 years थी सन की एज 6 years अगो, 6 साल पहले। तो फादर की नहीं पूछी गई थी, इस वजह से वो हमने फाइंड नहीं करनी। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, मेरा सेल्स अ टॉय ऑफ ₹1520। मेरा जो है वो एक टॉय को सेल करती है 1520 रुपये में। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस टू गेट अ 15% प्रॉफिट। अगर वो चीज़ जो उसने बेची है, टॉय है, खिलौना जो बेचा है, उस पर 15% के हिसाब से प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब टोटल कितने रुपये में उसने बेचा है, ये हमने फाइंड करना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, तो यहाँ पे हम टॉय की कॉस्ट लिख लेते हैं। जो असल उसकी कीमत है वो 1520 रुपये है। उस पर प्रॉफिट रेट भी बताया गया है। प्रॉफिट रेट कितना है? प्रॉफिट रेट कितना है? 15% है। तो यहाँ से हम अब उसकी प्रॉफिट रेट जो है ना, प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं कि प्रॉफिट कितना होगा। देखिए 15% है, तो हम क्या करेंगे, बल्कि पहले ये वैल्यू लिख लेते हैं ना, उस चीज़ की असल कीमत 1520 रुपये है, 15% के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है, तो ये परसेंटेज था, इस वजह से 100 से डिवाइड, सिंपल मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड करेंगे तो 228 रुपीज़ उसको प्रॉफिट होगा। तो क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ पूछी गई थी,
कि उसके पास एक टॉय है जिसकी असल कीमत 1520 रुपये है। अगर उस पर 15% के हिसाब से प्रॉफिट हो तो फिर वो कितने पैसों में बेचेगी। तो अब बड़ा ही आसान हो चुका है क्वेश्चन। सेल प्राइस हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट कितनी थी 1520, उसमें प्रॉफिट ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि वो चीज़ कितने रुपये में बेची जाएगी। तो 1748 इनको ऐड करने से आ जाएगा 7 रुपीज़ लिख देंगे तो इतने रुपये में वो चीज़ बेचेगी, उस पर प्रॉफिट उसको 228 रुपीज़ का होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन रह गया है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, उसको भी करते हैं। पहले इसको देखें। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ रुपीज़ 960, 9,60,000 रुपये तैयब की एनुअल इनकम है। वाइल द एक्सेप्टेड अमाउंट इज़ 1,30,000। एक्सेप्टेड अमाउंट क्या होती है, जिस पे उसको टैक्स माफ़ किया गया है, इतनी अमाउंट उसमें से, यानी कि टैक्स उस पर माफ़ है। क्योंकि टैक्स के आगे बात हो रही है, हाउ मच टैक्स वुड हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। तो वो इस अमाउंट में से, यानी कि अगर उसको इतनी अमाउंट पे टैक्स माफ़ है तो बाकी अमाउंट का वो 0.75% देता है, मतलब उस इस अमाउंट पे कितना टैक्स देता है। तो सबसे पहले हम उसकी टोटल अमाउंट लिख लेते हैं। क्वेश्चन होप सो आपको समझ आ गई होगी बच्चों, बाकी हम यहाँ जब लिखेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। देखिए टोटल इनकम तैयब की क्या है वो हम लिख लेते हैं, 9,60,000 रुपये है। अब इसमें से कुछ ऐसी अमाउंट है जिसमें से टैक्स माफ़ है, वो अमाउंट उसको उन्होंने क्वेश्चन के अंदर बताया, उसको एक्सेप्टेड अमाउंट कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एक्सेप्टेड अमाउंट, अमाउंट लिख लें या इनकम लिख लें, वो कितनी है 1,30,000 है। अब टैक्स एबल इनकम जिस पे उसने टैक्स देना है वो हम इसमें से माइनस कर देंगे ना, बाकी इनकम पे वो टैक्स देगा, इस पे तो नहीं देगा। टैक्स एबल इनकम यहाँ लिख लेते हैं, तो इसमें से माइनस कर दें तो 9,60,000 में से 1,30,000 रुपये माइनस कर देंगे, ये 3 ज़ीरोज़ हैं। जब माइनस करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा 8,30,000, यानी कि अब उसने जो जिस अमाउंट पे टैक्स देना है वो 8,30,000 है, उस पे कितना टैक्स देना है वो टैक्स जो है हमने मालूम करना है इस रेट के हिसाब से। तो अब हम लिखते हैं कि टैक्स अमाउंट टैक्स अमाउंट एट, वो रेट भी साथ लिख लेते हैं कितना, 0.75% के हिसाब से उसने टैक्स देना है। तो इस अमाउंट पे देना है क्योंकि ये तो एक्सेप्टेड, यानी कि उसको इस अमाउंट पे तो टैक्स माफ़ हो चुका है, बाकी अमाउंट पे देना है। ये है 8,30,000, इस पे 7 इस परसेंटेज से निकालना है तो 0.75 डिवाइडेड बाय परसेंटेज है ना, 100 से डिवाइड। अब सिंपल आपने कैलकुलेटर उठाना है, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई 100 पे डिवाइड कर देना है तो बाकी बच जाएगी इस पे 6,225, 7 रुपीज़ लिख देंगे। तो ये वो अमाउंट है, इतने परसेंट के हिसाब से उसने 6,225 रुपये उस अमाउंट पर टैक्स देना है। तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9, अब इसको करते हैं। ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन अमाउंट। अब मार्कअप क्या होता है, मतलब आप कोई चीज़ है किसी जगह से परचेज कर रहे हैं ना, तो किस्तों में, जिस तरह आप कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स में, तो वो उस पर आप जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक चीज़ 50,000 की है, आप उसको ले रहे हैं तो उसके यानी कि आप उसकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं, तो उस पर वो उस अमाउंट के बदले ना 50,000 की चीज़ पे आपसे 10,000 20,000 ले रहे हैं, एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो वो मार्कअप अमाउंट होती है। अब देखें फाइंड द मार्कअप ऑफ, इस अमाउंट का मार्कअप फाइंड करें। ये अमाउंट, इसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। हम क्वेश्चन के अंदर साथ साथ स्टेटमेंट भी लिखते हैं। मार्कअप हमने फाइंड करना है तो असल जो चीज़ की कीमत है ना, प्रिंसिपल अमाउंट उसको कहते हैं। ये सारी चीज़ें 8th क्लास में भी हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरह के बच्चों आपने किए हुए भी होंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्वेश्चन की बताई गई है 3,75,000 रुपये, 3,75,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। अब 1 साल के लिए, आप 1 साल के लिए वो चीज़ ले रहे हैं तो उस पर जो टी है ना, ये टाइम वाला टी है, टाइम है 1 ईयर, 1 साल के लिए। उस पे जो रेट है वो 15% कंपाउंड एनुअली है, तो उस पे कितना मार्कअप आप दे रहे हैं, ये चीज़ बेसिकली फाइंड करनी है। रेट को हम 8 से डिनोट कर लेंगे, तो रेट कितना है 14% है। अब सिंपल एक फार्मूला मार्कअप का यूज़ करना है हमने, जो आपने प्रीवियस 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। मार्कअप फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, ये टाइम की जो परसेंटेज होती है उसको 100 से डिवाइड कर दिया जाता है। तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 3,75,000, इसको मैंने लिख दिया। फिर रेट की वैल्यू कितनी है
14 है, और फिर टाइम, और टाइम कितना है 1 ईयर है, इस वजह से 1 डिवाइडेड बाय 100, ये परसेंटेज वाला। अब इसको 14 पे मल्टीप्लाई करके सिंपल 100 पे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 52,500 रुपीज़। यानी कि ये मार्कअप कीमत आ गई कि एक चीज़ आपने परचेज की ना, एक चीज़ आपने ली, उसकी असल कीमत तो 3,75,000 रुपये थी। आपने कहा कि मैं वो कीमत 1 साल के अंदर अदा करूँगा, तो उन्होंने कहा इसका जो रेट 1 साल के अंदर है वो 14% हम इसका एक्स्ट्रा आपसे लेंगे। तो मतलब 52,500 रुपये उसका मार्कअप होगा, वो कीमत होगी जो उस इश्या की असल कीमत के अलावा आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बच्चों एक्सरसाइज 1.3 होती है कंप्लीट। नेक्स्ट हम इसकी रिव्यू, चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, रिव्यू एक्सरसाइज रह गई है, और नेक्स्ट हम फिर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो लोगरिथम वाला है। और इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।